ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। साथ में आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं और फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ इनसे भी जुड़ेगा। यहाँ पर आपको PDF इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेंड करता रहता हूँ। यहाँ पर जुड़कर भी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आज का। तो प्रश्न संख्या है 76। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं? पूछा गया है जो चंद्रगुप्त नाटक है इसके चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें जो सही हो जाएगा तो वो है विकल्प ए, जो चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में 14 अंक हैं, 14 दृश्य हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। और चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य, चंद्रगुप्त ये प्रमुख पात्र हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 77। इसमें आपसे पूछा गया है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। क्या है? जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है, तो वो बताना है। तो जो सही विकल्प यहाँ होगा तो वो है विकल्प ए, अखंड सुहागिनी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। बाकी आत्मदीप्त चांदनी की बात इस पंक्ति के माध्यम से हो रही है। सुनहली दामिनी, इसकी भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सुनहली दामिनी की बात की जा रही है। फिर कुलहीन प्रवाहिनी, इसका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस गीत के माध्यम से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। किसका है ये? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो ये है आपका महादेवी वर्मा की कविता भी है, गीत भी कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 78 में, धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये जो कविता हैं किस संग्रह में संकलित की गई हैं? ये इस प्रश्न में आप सुधार करिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। इसमें जो कुलहीन प्रवाहिनी, इसका जिक्र नहीं है इस गीत में। ठीक है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इसमें अखंड सुहागिनी की बात की गई है, आत्मदीप्त चांदनी की बात की गई है, सुनहली दामिनी, इन तीनों की बात की गई है, परंतु कुलहीन प्रवाहिनी की बात नहीं की गई है। इसलिए सही उत्तर 4 होगा। इसको आपने सुधार करना है सभी ने। 4 इसका सही विकल्प होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 78। धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? पहले तो आपने ध्यान रखना है, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन ये आपको नए पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। किसकी ये कविता है? सुदामा पांडे, धूमिल की ये सारी कविताएं हैं। फिर ये प्रश्न पूछा गया है किस काव्य संग्रह में ये कविताएं संकलित हैं? ये जो चारों के चारों जो काव्य संग्रह हैं सुदामा पांडे, धूमिल के ही हैं, परंतु जो ये संकलित की गई हैं कविताएं, ये की गई हैं आपके संसद से सड़क तक। जो नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन ये कविताएं संसद से सड़क तक जो इनका काव्य संग्रह है इसमें संकलित की गई हैं। बाकी के जो 4 विकल्प हैं ये भी इन्हीं के काव्य संग्रह होंगे, धूमिल के। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा 76। इसमें आपसे पूछा गया है ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन हैं, तो बताना है कौन कौन से यहाँ पर उपयुक्त कथन होंगे। तो सीधे सीधे हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो जो सही काव्य संग्रह उपयुक्त कथन होंगे ईदगाह कहानी के संबंध में, तो पहला है यहाँ पर मोहम्मद ने सिपाही खरीदा। जो मोहम्मद पात्र है जब वह मेले में जाता है तो मेले से वो सिपाही खरीदता है। इसके पश्चात जो सामी है अपनी खंजरी या खजरी हामिद से बदलना चाहता है, क्योंकि जो सामी ने ये खंजरी खरीदी थी और हामिद को बोलता था कि तू चिमटा मुझे दे दे और खंजरी तू ले ले। ठीक है, इसके पश्चात अगला जो सत्य विकल्प यहाँ पर होगा तो वो है बच्चे हामिद से बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, तो ये सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ी होगी तो जो मैंने आपको ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दी हैं, वहाँ पर आपने पढ़ी होगी तो आपको पूरा का पूरा जो इसका सिनेरियो है वो आ जाएगा। अभी क्या इस कहानी का तात्पर्य था? इस कहानी में ऐसा होता है, जो ईदगाह कहानी है इसमें हामिद जो एक प्रमुख पात्र है, इसके पिता
पिता और माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है, अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और इसकी दादी इसे पैसे देती है कि मेले में जाके तू कुछ अपने लिए खाना पीना कुछ ले लेना। परंतु जो हामिद होता है ये देखता है कि जब भी इसकी बूढ़ी दादी घर में खाना बनाती है तो उस समय उसकी दादी के हाथ खाना बनाते समय गर्म बर्तनों को उठाते इसमें रोटी को बदलते इसमें जल जाते थे, इसलिए इसने सब कुछ त्याग कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। क्यों खेला? क्योंकि इसने सब कुछ को एक तरफ करके ये सोचा कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे अपनी दादी के लिए चिमटा लेना है, क्योंकि मेरी दादी मुझे चूल्हे में खाना बनाती है, उस समय रोटी उठाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। बाकी मेले में बच्चे कई तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। जो मोहम्मद है एक पात्र, ये सिपाही खरीदता है खेलने के लिए, और जो सामी है ये खंजरी खरीदता है खेलने के लिए, परंतु हामिद है ये चिमटा खरीदता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, भ्रष्टाचार इत्यादि कई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो बच्चों के माध्यम से व्यक्त की गई हैं। ठीक है, तो अगर आप जुड़े होंगे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मैं समय समय पर सेंड कर रहा हूँ। हमने कहानी तक की सारी PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दी हैं, तो आप लोग भी जुड़कर उससे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से सही विकल्प होंगे। BDE कहाँ पर है? BDE विकल्प 3 में है BDE सही। अगला प्रश्न देखिए 80। इसमें आपसे पूछा गया है बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देखिएगा, कथन को दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है ये भविष्य की परीक्षा में। क्या है इसमें कहा गया? बहुत कम लोग जानते हैं कि आज हम जो हैं वह किसकी बदौलत हैं, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। प्रस्तुत कथन तो याद रखना है, ये बकरी नामक नाटक का है। ठीक है, पूछा जाएगा बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। प्रस्तुत नाटक में ये किसका संवाद है? तो ये संवाद हो जाएगा दुर्जन सिंह का। किसका? दुर्जन सिंह का। विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। तो देखिए यहाँ पर दी गई है बोली और यहाँ पर दिए गए हैं क्षेत्र, अर्थात किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है उसका हमने मिलान करना है। तो जो मारवाड़ी है ये कहाँ पर बोली जाती है? अजमेर में मारवाड़ी बोली जाती है, अजमेर में। जो हड़ौती है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये कोटा में बोली जाती है। और जो ढूंढारी है ये कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में। और जो मेवाती है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो मेवाती अलवर में बोली जाती है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न निकल रहे हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। सीधा सा प्रश्न बनेगा कि मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? अजमेर में। हड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? कोटा में। ढूंढारी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? अलवर में। इस प्रकार से A का 2 कहाँ पर है? A का 2 सभी विकल्प में है। B का 1 कहाँ है? B का 1 B में है और यहाँ पर है। और C का 4 कहाँ है? C का 4 यहाँ पर है। इस प्रकार से विकल्प A सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा, भविष्य में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ। अगले प्रश्न में पूछा गया है इंसान जिंदा किस लिए रहता है? इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? ये कथन परिंदे कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? पहले तो कथन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला है? किस कहानी का ये कथन है? प्रश्न बन सकता है। तो ये सीधे सीधे दिया जाएगा परिंदे कहानी का कथन है। इसके साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये परिंदे कहानी का कथन तो है, किस पात्र के द्वारा ये कहा गया। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखो कितने गहराई से ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो ये कथन होगा परिंदे कहानी का, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर मुखर्जी।
किसका है? ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। इसके साथ याद रखिएगा ये परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है ये, ठीक है, निर्मल वर्मा जी की कहानी है। और मिसवुड, मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका, ये 4 इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लतिका मुख्य पात्र है ये इस कहानी के, ठीक है, याद रखना है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। अगला प्रश्न है 83। इसमें पूछा गया है प्रश्न आपसे, आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है, तो बताना है यहाँ पर सत्य कथन कौन कौन से होंगे। तो सीधे हम सत्य कथन की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए, यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, बिल्कुल सही है। इसके पश्चात दूसरा जो कथन महत्वपूर्ण होगा, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ये भी सही है। फिर अगला जो सही कथन है तो वो है डी, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से जो यहाँ पर सत्य कथन होंगे तो वो हो जाएंगे आपके ए बी डी। कहाँ पर है? ए बी डी, विकल्प 2 में है ए बी डी। फिर से देख लेते हैं, जो आधे अधूरे है ये किसका नाटक है? तो आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है। ये जो इसके विषय देखिए, यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, पूर्णतः सही है। दूसरा जो सत्य कथन है, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, बिल्कुल सही है। फिर जो अगला सत्य कथन है, आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, तो ये भी सही है। फिर जो यहाँ पर असत्य कथन है, इसके पात्र स्थितियाँ एवं मनस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती, ये विश्वसनीय लगती हैं नहीं का सवाल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसके पात्र स्थितियाँ एवं मनोस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय लगती हैं, इस तरह से सही होगा। इस नाटक की भाषा में सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? इस नाटक की भाषा में सामर्थ्य है, नहीं का सवाल नहीं आता है। इस नाटक की भाषा में सामर्थ्य है कि जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बदलाव करने से ये प्रश्न भी आपके तैयार हो जाते हैं। कैसे? कि इसके पात्र स्थितियाँ एवं मनोस्थितियाँ यथार्थपर तथा विश्वसनीय लगती हैं। इस नाटक की भाषा में सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप सही करोगे तो 4-5 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। ध्यान रखना है, मोहन राकेश का ये नाटक होगा आधे अधूरे, जो ये वर्तमान सामाजिक स्थिति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। सावित्री इस नाटक की प्रमुख पात्र है, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 84, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि की हैं? देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछा गया है ये। कैसे? पहले तो ध्यान रखना कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसी अष्टछाप के कवि की हैं। अगर आप अष्टछाप के कवियों के बारे में परिचित हैं तो आप इजीली इसके ऊपर टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो देखिए श्याम क्या कहा गया है, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये नंददास की हो जाएंगी। किसकी? नंददास की। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। नंददास है, ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवियों में आते हैं, सबसे छोटे थे उम्र में, ठीक है। और सबसे वरिष्ठ कौन थे? कुंभनदास थे। सबसे प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे। और जो नंददास थे इनके द्वारा भी भ्रमर गीत की रचना की गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये नंददास माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा तो विट्ठलनाथ इनके गुरु थे। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। सबसे प्रमुख जो थे आपके सूरदास थे, कुंभनदास थे, बाकी सारे के सारे नंददास भी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा प्रश्न है, भविष्य में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है आपसे। देखिएगा प्रश्न को आगे पढ़ने से पहले फिर से बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी पीजीटी एचपी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी कर रहा है हिंदी की, तो आप लोग जुड़कर हमसे तैयारी कर सकते हो। आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। जो नए पाठ्यक्रम को वो भी करवाया जाएगा।
25 से पहले जल्द से जल्द आप एनरोल होइए, 25 जनवरी से पहले, ठीक है। उसके पश्चात एडमिशन नहीं की जाएगी, शायद लास्ट बैच ये हमारा होगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट रहते हैं तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न है 85। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो देखिए, तो सही कथन को हम देखेंगे तो सही कौन सा होगा यहाँ पर। एक तो है कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली पर है, ये सही होगा। फिर जो दूसरा सही है तो वो है विकल्प सी वाला, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथक के प्रति गहरा आकर्षण है, ये भी सही है। फिर जो सही कथन होगा तो वो है आपका विकल्प डी वाला, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, तो ये भी सही होगा। इस प्रकार से कौन से सही विकल्प होंगे? ए सी डी कहाँ पर है? विकल्प 2 में है ए सी डी। फिर से हम इनको देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। जो कुबेरनाथ राय हैं, इनके द्वारा निबंधों का मूल स्रोत बनाया गया लोक जीवन को, लोक संस्कृति को, लोक शब्दावली को, ठीक है। तो दूसरा विकल्प देख लेते हैं, विकल्प 2, कुबेरनाथ राय ललित निबंधों को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते थे। नहीं, जो कुबेरनाथ राय हैं ये ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक नहीं मानते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, व्यक्ति व्यंजक नहीं मानते थे अधिक। फिर तीसरा, ये तो सही है हमारा पहले से ही, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला है सी, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक क्रम मानते हैं, ये भी पूर्णतः सही है। इसके पश्चात विकल्प ई है, कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, बिल्कुल गलत है, ये पराश्रित नहीं मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। ललित निबंध को ये स्वतंत्र विधा मानते हैं। इस प्रकार से ध्यान से करोगे तो 5 प्रश्न यहाँ से आपके वन लाइनर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पर 2 होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा 86। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ा है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है, कविता बढ़ते हुए डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। देखिए, ये जो प्रस्तुत कथन है मुक्तिबोध के संबंध में किसके द्वारा कहा गया था? तो जो ये कथन है इम्पॉर्टेंट है, पर आगे पूछा जा सकता है, तो सीधे सीधे है, ये कथन कहा गया था श्रीकांत वर्मा के द्वारा। श्रीकांत वर्मा ने कहा कि मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ा कि रचना स्वयं अपने मूल्य को ललकारने लगती है, कविता बढ़ते हुए डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। तो ये मुक्तिबोध के लिए श्रीकांत वर्मा ने कहा था। मुक्तिबोध की आपको एक कविता का नाम बता देता हूँ, अंधेरे में। अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी कविता है, रहस्यात्मक कविता है ये, ठीक है। अगला है 87। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन कौन से हैं? आपको पता ही होगा, उसने कहा था, ये कहानी किसकी है? आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए। किसकी है ये? ये है आपके गुलेरी जी की। फिर देखिए इसके जो उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। पहला जो कथन यहाँ पर उपयुक्त होगा वो सीधे से आपको बता देता हूँ। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है, सत्य कथन है ये। इसके पश्चात है सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई, ये भी सही है। फिर अगला जो सत्य कथन है यहाँ पर तो वो है आपका ई वाला, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया, ये भी सत्य है। देखिएगा सारे तथ्य बता देता हूँ। लाहौर के बम्बू काट बालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, बिल्कुल गलत है, ये मरहम नहीं लगाती, कड़वी बोली रहती है इनकी। जब आप उसने कहा था कहानी पढ़ोगे तो उस समय आपको पता चलेगा ये गलत है। कैसी है? मरहम लगाने वाली बोली नहीं है।
स्पष्टवादी है और थोड़ी कड़वी है बोली इनकी। फिर जो दूसरा है अमृतसर की ये कहानी है और लाहौर की भी कहानी है। फिर देखिएगा बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगा था। ठीक है, ये भी सही है, बजीरा सिंह भी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। फिर है सूबेदारनी ने अपनी पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। सूबेदारनी भी इस कहानी की पात्र है जो लहना सिंह से शुरुआत में प्रेम करती थी। अमृतसर में सूबेदारनी और लहना सिंह की बचपन में मुलाकात हुई थी। उस समय दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे, परंतु उस समय आगे इस प्रकार से आ जाता है कि जो लहना सिंह है ये सेना में सैनिक बन जाता है और सूबेदारनी की शादी जो लहना सिंह के सूबेदार थे उनके साथ हो जाती है। इस तरह की कहानी है। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से गुहार लगाई थी कि तुम युद्ध में मेरे पति और मेरे बच्चे की सहायता करोगे, ये तुम मुझसे वादा करो। और वैसा ही लहना सिंह भी करता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है और सूबेदारनी के पति और बेटे को बचा लेता है। फिर अगला जो कथन है लहना सिंह दियासलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, तो ये भी गलत कथन होगा। फिर लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। हाँ जी, जब ये देखिए डटकर दुश्मनों का सामना करता है तो लहना सिंह को सैनिक से 77 जो राइफल थी इसमें जमादार बना दिया गया था। तो इस प्रकार से जो सत्य विकल्प होगा यहाँ पर कौन कौन से हैं, बी सी डी। बी सी डी कहाँ पर है, विकल्प 3 में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 88, इसमें पूछा गया है संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन है, तो बताना है निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। इसमें जो आए कथन कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो आया है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, बिल्कुल सही है ये। फिर जो दूसरा सत्य कथन होगा तो वो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, ये भी सत्य है। फिर जो तीसरा सत्य विकल्प है तो वो है डी, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, तो ये भी सत्य है। ये 3 विकल्प यहाँ पर सत्य होंगे, ध्यान रखना है। पहला देखिए अशोक के फूल जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह केवल एक फूल की कहानी नहीं परंतु भारतीय संस्कृति का एक संपूर्ण अध्याय है, बिल्कुल सही है ये। जो संस्कृति और सौंदर्य है नामवर सिंह का निबंध है, ये याद रखना है आपने। फिर जो दूसरा कथन है यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा, ये भी सही है। फिर जो तीसरा सत्य विकल्प है प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया, ये भी सत्य होगा। तो जो असत्य विकल्प देख लेते हैं इनमें क्या क्या गड़बड़ी है। सी वाला देखिएगा द्विवेदी जी जहां संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं वहां अज्ञेय त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, तो ये गलत कथन है। इसके पश्चात है नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ बताया गया था, तो गलत है। दैत्यों को नाटक करने के लिए सामर्थ्य नहीं दिया गया था और ना ही समर्थन किया गया था, तो ये भी गलत होगा। इस प्रकार से जो सत्य विकल्प है ए बी डी। ए बी डी कहाँ है, विकल्प 2 में है ए बी डी, तो इस प्रकार से विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिए जितने भी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, फिर भी लगता है किसी प्रश्न पे आपको संदेह है तो आप बेझिझक बता सकते हो। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 में हुआ। इस नाटक की प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे? इस नाटक की प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे ये बताना है। तो जो सही विकल्प होगा श्री राज जोशी इस नाटक के प्रस्तुति के निर्देशक थे। ठीक है, पहले तो ध्यान रखना है जो अंजो दीदी नाटक है ये किसका है, ये होगा आपका उपेंद्रनाथ अश्क का। उपेंद्रनाथ अश्क का ही है। हाँ जी, जो ये नाटक है आपका उपेंद्रनाथ अश्क का ही है। उपेंद्रनाथ अश्क का ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है सीधे सीधे किसका है, उपेंद्रनाथ अश्क का। फिर इसमें देखिए अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा, किसके द्वारा, रंगभूमि द्वारा
लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 में हुआ था। कब? 22 जनवरी 1956 में हुआ था और इसके निर्देशक उस समय थे श्री राज जोशी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 90। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कर लेते हैं। क्या है इसमें? सूची 1 में बच्चन जी की आत्मकथा दी गई है, बच्चन की आत्मकथा, और दूसरे में खंड 2 में खंड, सूची 2 में है खंड। मिलाना है कि कौन सी किसके साथ सुमेलित होती है। देखिएगा, जो बसेरे से दूर है ये कौन सा खंड है? बसेरे से दूर, तो ये हो जाएगा तीसरा खंड है ये बच्चन जी की आत्मकथा का। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश पूरा नाम इनका हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता थे ये। बसेरे से दूर तीसरा खंड है ये। इसके पश्चात जो अपना नीड़ का निर्माण है ये कौन सा खंड है? तो ये है आपका दूसरा खंड। 10 द्वार से सोपान तक ये कौन सा खंड है? ये चौथा खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये कौन सा खंड है? तो ये हो जाएगा आपका पहला खंड। याद रखना है जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस प्रकार से मिलान कर लेते हैं। डी का 1 कहाँ है? डी का 1 3 में भी है और 1 में भी है, कोई बात नहीं। दूसरा देख लेते हैं। सी का 4 कहाँ है? सी का 4 1 में भी है और 3 में भी है, दोनों जगह है। इसके पश्चात बी का 2 कहाँ है? बी का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं। इसके पश्चात है हमारा बसेरे से दूर। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 है 3 नंबर पे, तीसरे विकल्प पे। इस कारण हमारा जो विकल्प ए सही होगा, विकल्प 3। फिर से देखिएगा, बसेरे से दूर आपको क्रम से बताता हूँ। क्या भूलूं क्या याद करूँ, पहला खंड है ये। फिर जो दूसरा खंड कौन सा है? नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा खंड है। तीसरा खंड कौन सा है? बसेरे से दूर, तीसरा खंड है। अंतिम खंड कौन सा है? अंतिम खंड है 10 द्वार से सोपान तक, ये अंतिम खंड है। 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को बांटा गया था। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है 91 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? तो जो जिक्र नहीं किया गया है तो ये सांस्कृतिक चित्तवृत्ति है या सांस्कृतिक परिस्थिति है, इसका जिक्र नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक जो परिस्थितियां हैं इनका जिक्र किया है, परंतु सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग बताइएगा। मैंने हर एक वीडियो में आपका इसका प्रकाशन वर्ष बताया था। ये आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आपने बताना है। देखूंगा कितने अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। करनी तो चाहिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहता है तैयारी करने हेतु। प्रश्न संख्या 92, इसमें आपको पूछा गया है, एक तरफ है सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में कविता और पंक्तियां हैं, सूची 2 में कविता और पुस्तक है। तो मिलान करना है इनका। चलिए कर लेते हैं मिलान। तो देखिए, विवशता किस से अपनी कहूँ, जननी क्यों ना बनूं बहू कातरा। क्या है? विवशता किस से अपनी कहूँ, जननी क्यों ना बनूं बहू कातरा। तो ये जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है? तो ये ली गई है आपके प्रिय प्रभास से। फिर जो दूसरी पंक्ति है, स्नेहहीन तारों के दीपक सुभाष शून्य थे तरु के पास। तो जो ये सही होगा, ये किसके साथ सुमेलित होगा यहाँ पर? तो ये होगा आपका प्रथम रश्मि कविता के साथ। अगला जो पंक्ति है, धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो यह है आपका सतपुड़ा के जंगल कविता है, वहां से लिया गया है। अगला है, नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है। तो ये किस कविता से ली गई है? तो ये होगा आपका उर्वशी से।
तो ये चारों के चार यहाँ पर सुमेलित किए हैं, इनको मिलाइएगा तो 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसमें आपसे पूछा गया है 93 में, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों की सहायता प्राप्त की थी या किन पुस्तकों से सहायता ली थी, तो ये बताना है। तो देखिएगा जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका शतपथ ब्राह्मण से ली थी, छांदोग्य उपनिषद से ली थी और ऋग्वेद से, इन तीनों से लिया था। तो सही विकल्प है CDE विकल्प 3। जो कामायनी के आमुख में जयशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्होंने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद की सहायता से ली थी और इसी के आधार पर उन्होंने कामायनी को लिखा था। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 94, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किसके लिए करना चाहती है, तो सही विकल्प होगा इसका, तो वो है आपका विकल्प 3, चूल्हा बनाने के लिए। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। जो एक टोकरी भर मिट्टी है, इसमें देखिए कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से होती है कि एक अमीर व्यक्ति होता है, उसके घर के सामने ही एक बुढ़िया होती है जो अपनी पोती के साथ रहती है, उनकी झोंपड़ी होती है। तो जो अमीर इंसान होता है तो वो किसी भी तरह से वहाँ से उस जो झोंपड़ी होती है उसको तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो शोभा नहीं दे रही थी उसके महल के सामने या उसके कोठी के सामने। तो वो उस बुढ़िया को कहता है कि या तो मैं तुम्हें पहले प्यार से समझा रहा हूँ कि इस झोंपड़ी को तोड़ के यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, परंतु जो बुढ़िया होती है वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वो कहती है क्योंकि यहाँ पर ही उसके पति की मृत्यु हुई है, उसकी पुत्र की मृत्यु हुई है, उसकी बहू की मृत्यु हुई है, इसलिए वो इस झोंपड़ी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। परंतु जब इस सेठ के या फिर अमीर व्यक्ति के गुंडे उस बुढ़िया को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं तो वो चली तो जाती है वहाँ से, परंतु वो वापस आती है और कहती है कि उसे एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए। तो वो अमीर आदमी पूछता है तुम्हें एक टोकरी भर मिट्टी क्यों चाहिए? वो कहती है मुझे चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए, क्योंकि जो मेरी पोती है वो खाना नहीं खा रही है। वो कह रही है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो अपने जो पुरानी झोंपड़ी वाली घर की मिट्टी है तो वो उस चूल्हे से बनाई हुई जो चूल्हा उस मिट्टी से बनाया गया है उस चूल्हे की रोटी ही खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। इसलिए वहाँ पर वो बुढ़िया आती है और वो कहती है अमीर को कि एक टोकरी भर मिट्टी मैंने तो भर दी है, अब तुम मुझे इसको उठाने में मदद करो। परंतु जब बूढ़ा आदमी उस टोकरी को उठाने के लिए झुकता है तो उससे वो उठाई नहीं जाती टोकरी। वो कहता है कि यार ये तो बड़ी भारी मिट्टी है, ये कैसे उठाई नहीं जा रही है? तो बुढ़िया से कहता है अमीर आदमी ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जा रही, तुम खुद उठा लो। तो जो बुढ़िया होती है वो व्यंग्य कर देती है सेठ जी आपसे ये एक टोकरी है जो ये भरी यही नहीं उठाई जा रही, तो इस घर के अंदर तो ना जाने कितनी टोकरी भर मिट्टी है, वो आपसे कैसे उठाई जाएंगी। अर्थात जो हमने इतना श्रम यहाँ पर किया था, हमारे जो यहाँ पर जुड़े हुए भाव थे वो एक टोकरी भर थे, वो तक तुमसे नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अंदर तो पता नहीं कितने ही भाव होंगे, कितने ही हमारे जो फीलिंग्स होंगी छुपी होंगी, वो तुमसे नहीं उठाई जाएगी। जो ये पंक्तियाँ कहती है जो बुढ़िया, तो वो सेठ आदमी अमीर आदमी उस बुढ़िया से कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, तुम आकर यहाँ पर दोबारा से रह सकती हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इसकी कहानी थी। ये भी मैंने आपको कहानी की PDF सेंड कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आपने देखा ही होगा, PGT वालों के लिए कह रहा हूँ। और इसके साथ देखिए एक टोकरी भर मिट्टी अगर पूछी जाएगी किसकी है तो ये माधवराव सप्रे की है। किसकी? माधवराव सप्रे। अगला प्रश्न देखिए 95। इसमें पूछा गया है जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अर्थात पहले किसका जन्म हुआ था, उसके पश्चात किसका जन्म हुआ था, वो क्रम के हिसाब से लगाना था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प C। अर्थात सबसे पहले आएंगे जन्म के हिसाब से सबसे पहला नंबर किसका आएगा? सरदार पूरन सिंह का 1 नंबर, पहले नंबर पे ये पैदा हुआ थी। दूसरे पे आपकी आएंगे रामचंद्र शुक्ल। तीसरे पे आएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चौथे पे कौन आएंगे? विवेकी राय। और 5वें पे कौन आएंगे? कुबेरनाथ राय। ये होगा इनका जन्म क्रम। ठीक है, सबसे पहले सरदार
पूर्ण सिंह, दूसरे पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथे पे कौन आएंगे, विवेकी राय, और पांचवें पे कुबेरनाथ राय। तो देखिएगा इनके जन्म वर्ष की अगर बात करें तो जो सबसे पहले नाम लिया था आपको सरदार पूर्ण सिंह, तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 को। कब हुआ था? 1881 को सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनका जन्म समय था 1884 का। इसके पश्चात तीसरा स्थान है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका जन्म हुआ था 1907 को। ये तिथियां लिखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। 1907 को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। और जो चौथे नंबर पे हैं विवेकी राय, इनका जन्म हुआ था 1924 को। 1924 को आपके विवेकी राय का जन्म हुआ। सबसे अंत में जो कुबेरनाथ राय है, इनका जन्म कब हुआ था? 1933 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपने समय याद रखना है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखिएगा 96। तो जो पहले वाला प्रश्न है यही है वो प्रश्न, रिपीटेड है, पर यहाँ पर इसके थोड़े भाव पूछे गए हैं। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो बताना है कौन सा यहाँ पर उपयुक्त कथन है या कौन सा नहीं है। तो जो सही मिलान कर लेते हैं हम, देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, सही कथन है ये। इसके पश्चात जो अगला कथन है, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। फिर अगला है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर ख्याम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान है, तो ये भी सही है। फिर से इन सही कथनों को देखेंगे क्योंकि घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, जो बच्चन जी की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। जो बच्चन जी थे, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी एक दो बच्चन जी की बात होती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, एक है बच्चन जी, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। शुरू में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी। तो एक है जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, तो उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इतिहासकार हैं और ये कवि हैं जो हरिवंश राय बच्चन हैं। आत्मकथाकार भी हैं, कवि भी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर बात हो रही है कि जो बच्चन जी थे इनके ऊपर मानतेन का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक था, उसका नाम लिखा था इन्होंने जीवन की आपाधापी, बिल्कुल सही है ये। फिर अगला जो सही कथन है, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत, उमर ख्याम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान था, तो ये भी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प 3, ABE। अगला प्रश्न है 97। असाध्य बीना कविता में आई निम्न उक्तियां या फिर संवाद है, इन कविता को आने के आधार पर पहले से बात के क्रम पे लगाना है। कौन सी पहले आई है, कौन उसके पश्चात आई है, उस तरह से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आती है राजन पर मैं तो कलाबंद हूँ, शिष्य साधक हूँ, पहले नंबर पे ये आती है। दूसरे नंबर पे आई थी आपकी जो पंक्ति, तो वो है आपकी किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठ मोद भरा बालक हूँ, तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, दूसरे नंबर पे ये आई थी। तीसरे पे कौन आई थी? तीसरे पे आई थी आपकी पंक्ति, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, तीसरे नंबर पे ये पंक्ति आई थी। चौथे पे कौन आई थी? चौथे पे आई थी ये चौथी वाली, क्या है, मुझे ओट दे ढंक ले छा ले ओ शरणय। और जो पांचवें नंबर की पंक्ति है तो वो है आपकी बी वाली, ये पांचवें नंबर की पंक्ति है। ठीक है, पहले ध्यान रखना है कि जो असाध्य बीणा है ये किसकी कविता है, लंबी कविता है, ये अज्ञे की ये कविता है। फिर इसके क्रम को याद रखना है कि क्रम इस प्रकार से है, राजन पर मैं तो कलाबंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, अर्थात मैं कलाबंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, ये इसकी पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, तीसरी पंक्ति है
हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। चौथे नंबर की पंक्ति है मुझे ओट दे ढक लें छालें ओ शरण्य। और पांचवें नंबर की पंक्ति है शेर नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया शून्य स्वयं शून्य में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो असाध्य बीना है ये अहंकार शून्यता की ओर प्रतीक करता है कि हमें शून्य की ओर प्रमुख अपना झुकाव देना है, अर्थात अहंकार का त्याग करना है, तभी जाकर आपको जो चीज़ चाहिए हो वो प्राप्त हो सकती है। कथा इस प्रकार से असाध्य बीना की कि एक ऐसी बीना बनाई थी, किरीटी वृक्ष से बनाई थी ये बीना, ठीक है। तो उसे कोई भी साधक आज तक साध नहीं पाया था। एक राजा था, उसके पास ये बीना थी, आज तक कोई इसे साध नहीं पाया था। जिसने उसे बनाया था उसके पश्चात कोई भी उसे साध नहीं पाया। तो एक व्यक्ति आता है तो वो किसी न किसी तरह से, अर्थात जो अपने आप को शून्य में समा लेता है, अपने अहंकार का त्याग कर लेता है, उसके पश्चात जाकर वो इस बीणा को साध लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी जो कथा है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा इसका। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो विकल्प कौन सा है? विकल्प ए वाला। अगला प्रश्न है पत्र और प्रकाशन स्थल का मिलान करना है। तो चलिए कर लेते हैं मिलान। देखिएगा, तो जो सही विकल्प है सदादर्श, ये सदादर्श कहाँ से निकलती थी? सदादर्श निकलती थी आपकी दिल्ली से। फिर जो पत्रिका है आपकी सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये उदयपुर से निकलती थी। समाचार मार्तंड, ये कहाँ से निकलती थी? जयपुर से। आर्य दर्पण, ये कहाँ से निकलती थी? आर्य दर्पण निकलती थी आपकी शाहजहांपुर से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प यहाँ पर सही होगा तो वो होगा आपका विकल्प 3, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। सदादर्श निकलती थी दिल्ली से। सज्जन कीर्ति सुधाकर निकलती थी आपके उदयपुर से। समाचार मार्तंड ये निकलता था आपका जयपुर से। आर्य दर्पण ये निकलता था शाहजहांपुर से। इस प्रकार से यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। और जो ये पंक्तियाँ हैं, जो ये पत्र है, ये बहुत ही जो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं वो वाले पूछे गए हैं। धीरे धीरे इनका स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 99। इसमें जो आगरा बाजार है, आगरा बाजार नाटक में आई नज़म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होगा, तो सीधे चलते हैं उस तरफ। यह विकल्प 4 में सबसे पहले आती है आपकी जितने है आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। ये पहले नंबर की पंक्ति है। दूसरे नंबर की जो पंक्ति आती है क्रम में, तो वो है आपकी होता है बागवों से हर एक बाग का निवाह, वह बाग किस तरह ना लुटे और ना उखड़े आह। दूसरे नंबर की है ये पंक्ति। तीसरे पे आती है ये वाली पंक्ति वह सुन के बोला बाबा खुद तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते। और चौथे नंबर की पंक्ति कौन सी है? ये वाली और रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जानत ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागो चमन ना हो। पांचवें नंबर की पंक्ति कौन सी है? ये ई वाली कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो ये ध्यान रखना है किसकी हैं ये सारी पंक्तियाँ? आगरा बाजार जो नाटक है उसकी ये पंक्तियाँ हैं। हर एक पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? सीधी सीधी पंक्ति पूछी जा सकती है कि प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक से ली गई है, तो ध्यान रखना है। क्रम से दोबारा से बताऊंगा, जैसे कि जितने हैं आज आगरे में कारा खाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। आगरा बाजार की पंक्ति है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर होता है बागवों से हर एक बाग का निभा, वह बाग किस तरह ना लूटे और ना उखड़े आह। तीसरे नंबर की पंक्ति है वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते। और चौथे नंबर की पंक्ति है रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागो चमन ना हो। और अंतिम पंक्ति है
कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते। मुझे पूर्ण आशा है कि ये वाली पंक्ति किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाएगी, इसको नोट करिएगा। बाकी वैसे तो सभी करनी है आपने नोट। जो ये वाली है, कपड़े किसी के हैं लाल, ये पंक्ति, और एक ये रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, ये दो पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो ये बताना है। पहले तो ध्यान रखना है, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बाकी देखिए यहाँ पर सुमेलित करते हैं। पहला जो सत्य या उपयुक्त कथन है, इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला जो सत्य है, अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया था। फिर जो अगला सत्य कथन होगा तो वो है आपका, निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये क्रम सही रहेगा, कौन सा? विकल्प 3 वाला, ACD। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा, और काफ़ी बड़ा भी हो गया है लेक्चर। कोई बात नहीं, आराम से इसको सुनिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करना है आपने। जो पॉइंट आपको आते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं तो उसको जो आपने कॉपी बनाई है हमारे चैनल के नाम से, तो उस पर आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। हर एक तथ्य को आपको सोच समझकर बताया गया है, और नोट करोगे तो आपको ही फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। जो प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के बीच में,